अच्छा देखो, टिल द लास्ट डिस्कशन वी हैव कवर्ड पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, ठीक है, जहाँ पे अपन ने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट सीखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिजर्व्स में ट्रांसफर करने का एंट्री, ये सारा सिनेरियो हमने देख लिया। पार्टनरशिप डेट साइलेंट होता है तो क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट वाज द इनिशियल स्टेप जब कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करता है, राइट। बट जब हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो समय के साथ चेंजेस आना स्टार्ट होता है। जैसे कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन होती है, लेकिन समय जैसे 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 टाइम जाएगा, हो सकता है कि आपके पार्टनर्स के बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाए। तो वो जो जब टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होगा तो आपने जो इनिशियली एग्रीमेंट बनाया था उस एग्रीमेंट को भी चेंज करना पड़ेगा, राइट। फिर एग्रीमेंट नया बनेगा, नया टर्म्स एंड कंडीशन होगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर्स के बीच में कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई नया पार्टनर आपने ऐड कर लिया, कोई नया पार्टनर हमने ऐड कर लिया। जब आप नया पार्टनर ऐड करोगे तब फिर से नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, या फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर में से कोई पार्टनर छोड़ के चला गया बिजनेस, तभी भी फिर अगेन जो बचे हुए पार्टनर है उनके बीच में अपने क्या करना पड़ेगा, नया एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना पड़ेगा। या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर में से कोई पार्टनर का डेथ हो गया, या तो वो म्यूचुअली छोड़ के चला गया या फिर उसका डेथ हो गया। डेथ होने से भी नंबर ऑफ पार्टनर्स कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ पार्टनर्स कम होगा तो उनके बीच जो ट्रांजेक्शन्स है उसका भी रेशियो चेंज हो जाएगा। तो अगेन वी हैव टू ड्राफ्ट ए न्यू एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? या फिर आप क्या करते हो, अपना बिजनेस किसी को सेल कर देते हो किसी और पार्टनरशिप फर्म को, तो अगेन टर्म्स एंड कंडीशन बदल जाएगा। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज करना पड़ेगा। यानी इन सारे सिनेरियो में जब जब आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज करते हो, एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। वही डिस्कशन अपना आज का रहेगा, दैट इज ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दैट्स आवर सेकंड चैप्टर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्यों होता है, किस लिए होता है, किस किस सिनेरियो में होगा, वो सारा चीज, राइट। गुडविल होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? बहुत बढ़िया। एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी, इज्जत होता है। सरल शब्दों में बोले तो रेपुटेशन, इज्जत, ठीक है। जब आप इज्जत को मॉनिटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हो तब हमारा अकाउंटिंग का काम आता है। बिकॉज अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या बोलता है, ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो बातें पैसे में आप तोल ही नहीं सकते उसका अकाउंटिंग भी नहीं होगा। बेसिकली हमें पहले ये देखना है कि गुडविल होता क्या है। आपने सही बोला, गुडविल मीन्स extra earning capacity of business. It means extra earning capacity of business। किसी ने कुछ और भी बोला था, ठीक है, वो तो टाइप हो गया। फिर यस, इट इज अ रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस। यानी इसी को अपन गुडविल बोलते हैं। अब गुडविल हमारे बिजनेस का क्या है, एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी। अब इसको हम कैसे समझें, हाउ वी विल डिफाइन दिस, मतलब ये कैसे पैदा कैसे हो जाता है। हाउ वी से दैट दिस बिजनेस हैज अ गुडविल एंड दिस बिजनेस डज नॉट हैज अ गुडविल, मतलब एक इमेज होता है, राइट। जैसे कि आपको बोला जाए आइनॉक्स में जाके मूवी देखना है और आपको बोला जाए गोल्ड सिनेमाज में जाके मूवी देखना है। आइनॉक्स वाला आपसे 500 से 700 रुपए टिकट चार्ज करेगा एक मूवी का, गोल्ड सिनेमा वाला आपको 100 रुपए में टिकट दिखा देगा, राइट। तो आपके नजर में मूवी तो मूवी है, बट समवन इज चार्जिंग यू हायर वैल्यू फॉर द सेम मूवी, बट कोई और आपसे कम चार्ज कर रहा है, तो आपके नजर में एक ऑरा सेट हो जाता है ना।
कि 500 से 700 दे रहे तो वहां थोड़ा लग्जरी मिलेगा और 100 रुपए में लग्जरी नहीं मिलेगा। जब आप कपड़े खरीदने जाते हो तो यू आर वेरी ब्रांड स्पेसिफिक। ब्रांड का क्यों, व्हाई यू आर ब्रांड स्पेसिफिक? अच्छा ही मिलेगा, ये नजर, ये सेट है, भरोसा है। ये भरोसे को ही तो हम गुडविल बोलते हैं, राइट? ये भरोसे को ही तो अपन गुडविल बोलते हैं। जैसे समझ लो आपको एक नॉर्मल बैग लेना है, ले लिया, कोई बात नहीं है, आराम से मिल जाएगा। बट वही जाके आप लुई विटॉन का शोरूम में जाते हो, व्हाट इज योर माइंडसेट कि आज मैं एक बैग खरीदने आया हूं लुई विटॉन के शोरूम में, कितने का मिलेगा? आपको एक ऑरा लेके आया ना कि मैं इस ब्रांड का लेने जा रहा हूं तो लाख 1.5 लाख के नीचे मेरे को बैग नहीं मिलेगा। यही नॉर्मल शॉप में जाते हो तो 1000, 2000, 3000, 5000 में मेरे को अच्छा बैग मिल जाएगा, राइट? इतना डिफरेंस क्यों? एंड यू आर रेडी टू पे ऑल्सो, व्हाई? ब्रांड नेम एंड उसका रेपुटेशन इन द मार्केट एंड क्वालिटी, राइट? तो यानी यहां पे क्वालिटी को आपने डिफाइन किया गुडविल। आपको लगता है तो लुई विटन क्वालिटी इज मोर सुपीरियर देन द अदर ब्रांड्स क्वालिटी, ठीक है? ब्रांड वैल्यूएशन, उसकी वजह से, यानी गुडविल को आपने डिफाइन किया एक सर्टेन पैरामीटर पे। इज इट क्लियर? देन जैसे कि सपोज आपको जॉब मिले, ठीक है, एक नॉर्मल लोकल कंपनी वहां जॉब मिल रहा है और एक आपको गूगल में जॉब मिल रहा है, कौन सा प्रेफर करोगे? क्यों? रेपुटेशन, क्योंकि आपको लगता है वहां पे आपको पे एक्स्ट्रा मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी है, वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा, आप अच्छा काम करोगे तो आपको इंसेंटिव्स मिलेगा, प्रमोशंस मिलेगा, एप्रिसिएशन किया जाएगा। वही आप लोकल कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो पॉलिटिक्स में खत्म हो जाओगे, राइट? आई बस में तो हमारा गुडविल देखने का नजरिया बदल जाता है अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में। आप किसी दोस्त को बोलते हो यार ये तो बहुत पैसा वाला है, किसी दोस्त को बोलते ये तो पक्कड़ है, ये भी तो हम डिफाइन करते हैं कुछ ना कुछ देख के, बहुत पैसा वाला है, यानी उसकी लग्जरी लाइफ को देख के हमें लगता है कि ये बहुत पैसा वाला है। इज इट क्लियर? हो सकता है स्कूल गाड़ी में आ रहा है, BMW ऑडी में बैठ के आ रहा है, फोन आईफोन यूज कर रहा है, रोलेक्स राडो की घड़ी पहन रहा है, सोने की चेन है, ब्रेसलेट है, महंगे महंगे कपड़े ब्रांडेड पहन रहा है, तो हमें लगता है कि इज रिच, बड़ा आदमी। और जो एकदम नॉर्मल सोबर तरीके से आ रहा है वो तुम्हें लगता है नहीं ये पैसा वाला नहीं है। तो ये भी तो गुडविल सेट करने का तरीका है। क्लासेस के अंदर, स्कूल क्लास में टीचर्स का एक माइंडसेट होता है, ये स्टूडेंट सबसे ज्यादा अच्छा मार्क्स लाएगा, उसको थोड़ा अच्छा अटेंशन दिया जाता है, ये स्टूडेंट तो रद्दी है, इसको बोल के भी फायदा नहीं, राइट? ये भी तो गुडविल सेट किया होगा ना। यानी जिस स्टूडेंट को एक्स्ट्रा अटेंशन दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट ने अपनी गुडविल उस टीचर के माइंड में सेट कर दिया। और ये गुडविल क्रिएट कैसी हुई होगी? उसकी परफॉर्मेंस से। इज इट क्लियर? अब जिस स्टूडेंट को टीचर इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, उसने अपना गुडविल क्या किया? खराब किया विथ हिज ओन परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द पैरामीटर टू मेजर द गुडविल। यानी गुडविल अलग अलग तरीके से अलग सर्कमस्टेंसेस में डिफाइन होता रहता है। इज इट क्लियर? देयर इज नो फिक्स पैरामीटर कि ये होने से ही इंसान का गुडविल होता है, राइट? अब बोलते हैं कि किसी का पैसा है तो उसकी गुडविल है, जरूरी है क्या? पैसा बहुत जन के पास है लेकिन पीठ पीछे उनकी गाली भी तो देते हैं। कभी कभी बहुत जन जिसके पास एकदम पैसा नहीं है बट स्टिल उसकी बहुत इज्जत की जाती है, राइट? उसका हम्बलनेस और उसका नेचर उसके गुडविल को क्रिएट कर रहा है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते सिर्फ पैसा ही गुडविल को डिफाइन करता है। गुडविल डिफाइन करने के लिए इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? सिमिलरली बिजनेस के अंदर में गुडविल एक इंपॉर्टेंट टूल है। गुडविल एक इंपॉर्टेंट टूल है एंड ये विद द टाइम चेंज होता रहता है, विद द टाइम ड्रास्टिकली चेंज होता है। हो सकता है क्लास 10 में आपका एक फ्रेंड था, ठीक है, क्लास 10 में आपका फ्रेंड था, चलो अभी रिसेंटली वो मेरा जो स्टूडेंट है भरत, यदि मैं उसकी बात करूं 10 और 12 के सिनेरियो को देखा जाए, नो वन अज्यूम्ड कि उसके पास 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स होंगे या कुछ ऐसा कर जाएगा, इतना बड़ा सेलेब टाइप का बन जाएगा बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 15 to 25, ठीक है, नहीं सोचा था ना। बट चेंज हो गया ना विद द टाइम। यानी गुडविल बहुत फास्ट चेंज होता है। आज सेलेब है, कल ग्राफ गिर भी सकता है। कल यदि उसने कुछ ऐसा इंसिडेंट कर दिया जिससे यंग जनरेशन की नजर में बहुत खराब है वो, तो ग्राफ गिर भी तो सकता है। यानी ड्रास्टिकली चेंज होता है। जो चीजें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, प्रैक्टिकली हम उसकी अकाउंटिंग नहीं करते, प्रैक्टिकली हम उसकी अकाउंटिंग कर ही नहीं रहे, क्योंकि वो एवरी मोमेंट, एवरी डे, एवरी मंथ में चेंज हो रहा है। जब हर मंथ, हर महीने, हर दिन बदल रही है चीजें,
आप उसकी अकाउंटिंग करोगे कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। बट स्टिल हम लोग देखो क्या सीख रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जब हम ऐसी चीजों की अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते तो उसका ट्रीटमेंट सीख ही क्यों रहे? राइट, क्लियर है? लेकिन कुछ तो होगा, कोई एक पॉइंट तो आएगा जब आपकी गुडविल का एक्चुअल वैल्यू आपको कोई पे करेगा या फिर आप किसी को पे करोगे। जब एक्चुअल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी होता है तब हम उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एक्चुअल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी होगा तभी तो वो ट्रांजैक्शन हुआ, तब हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं। तो गुडविल दो पैरामीटर पे चल रहा है, एक कब जब वो बार बार बदल रहा है, एक तब जब उसमें एक्चुअल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी होगा। आप एक्चुअल में गुडविल के लिए पे करोगे या फिर कोई इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में आपको गुडविल के लिए पे करेगा, तब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? गुडविल दिखाई देता है क्या? गुडविल तो दिखाई नहीं देता, बस होता है। होता है, इमेजिनरी है कि हाँ किसी का गुडविल है किसी का गुडविल नहीं है। तो कहना इसे गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। जो चीज हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते, दैट इज द इंटेंजिबल एसेट। सो गुडविल इज अवर इंटेंजिबल एसेट। Goodwill is an intangible asset. There are two types of goodwill. There are two types of goodwill. एक जिसका हम अकाउंटिंग करते हैं, दूसरा जिसका अकाउंटिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। नो अकाउंटिंग इज डन। हम अकाउंटिंग करते हैं और अकाउंटिंग नहीं करते हैं, इसमें कोई डिफरेंस बताएगा मेरे को? अकाउंटिंग करते हैं मतलब कैश का इनफ्लो आउटफ्लो है। यस, हम हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसको। हम अकाउंटिंग नहीं करते मतलब हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इज डन एंड अकाउंटिंग इज नॉट डन। मतलब वी रिकॉर्ड इन अवर बुक्स, as a intangible asset. As a intangible asset. We do not record in the books, rather we always do adjustment between the partners. We always do adjustments between the partners. तो मेरा दो तरह का गुडविल है, जिसका हम अकाउंटिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल, जहां पैसा आएगा और जाएगा, परचेज्ड गुडविल। और जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, हर सिनेरियो में बदलता है, हर पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे कि कल आप सवेरे सवेरे अपने बेड से उठे, आपने अपने बेड को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके रखा, फिर टाइम से नहाने चले गए,
फिर भगवान की पूजा की, फिर टाइम से ब्रेकफास्ट कर लिया, पढ़ने बैठ गए, पूरा प्रॉपर शेड्यूल। मम्मी देख के पागल, मेरा बच्चा कितना मैच्योर्ड हो गया, कितना सेंसिबल हो गया, अपने करियर के बारे में इंपॉर्टेंस है उसको पूरा। मम्मी के नजर में आपकी रेस्पेक्ट नेक्स्ट लेवल। अगले दिन घोड़े बेच के 10 बजे उठ रहे, बिस्तर तहस नहस, नहाने का तो अता पता ही नहीं है, खाने के टाइम में तुम्हारा ब्रेकफास्ट चल रहा है, और मम्मी 50 आवाज दे रही है काम करने के लिए। क्या होगा? जो कल रेपुटेशन बनाई थी मम्मी के नजर में कि इसकी दुम नहीं सीधी होने वाली, इसकी दुम तो डैश है, ये कभी सीधी नहीं होगी। राइट? आई बात समझ में? इसी को बोलते सेल्फ जनरेटेड। जो गुडविल तुम खुद बनाते हो और तुम खुद बदलते रहते हो, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड। यानी जो चीजें इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है उसकी कभी भी अकाउंटिंग नहीं हो सकती, लेकिन जिसमें एक्चुअल हमने बाई और सेल किया है उसका हम अकाउंटिंग करते हैं। इज इट क्लियर? तो दो तरह का गुडविल होगा, वन इज परचेज गुडविल, अनदर वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे कि फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को खरीदा था, ठीक है, अज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट्सएप इज ₹100, द वैल्यू ऑफ व्हाट्सएप इज ₹100, ठीक है। तो जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा, कितने रुपए में खरीदा? 100 रुपए का व्हाट्सएप को उसने 10,000 रुपए में खरीदा। कितना गैप था? 100 रुपए की वैल्यू की कंपनी, मतलब 100 रुपए जो एक्चुअल बनाने का वैल्यू था, उसको फेसबुक ने कितने में खरीदा? 10,000 रुपए में। तो ये जो 9,900 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया है, क्या चीज के लिए पे किया है? गुडविल के लिए। दिस इज द वे वी डू अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अब हमारे बुक्स में व्हाट्सएप आ जाएगा, व्हाट्सएप अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, पैसा कितना जा रहा है टू बैंक? 10,000। तो भाई डिफरेंस क्या आ रहा है? 9,900 का व्हाट्सएप का गुडविल भी आ रहा है हमारे साथ। तो दैट्स द वे वी डू अकाउंटिंग फॉर गुडविल। समझ में आया? क्लियर है? क्यों होगा? जब एक बार डिसाइड हो गया कि 100 रुपए की कंपनी में 10,000 में खरीदूंगा, उसके बाद कैसे फ्लक्चुएट होगा? और तुम बेचने के लिए रेडी हो गए, तो जब डील ही लॉक हो गई फिर कैसे चेंज होगा? उसके बाद में चेंज होगा ना। अब जब वो व्हाट्सएप फेसबुक के नाम पे हो जाएगा, तब उसके बाद व्हाट्सएप की जो भी गुडविल क्रिएट हो रही है, दैट इज अ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जब तक आप अपनी गुडविल किसी को बेचते नहीं हो या किसी की गुडविल खरीदते नहीं हो, दैट गुडविल इज ट्रीटेड एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। यदि सोचो इंसान रिकॉर्ड करने लग जाए, यदि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड करने लग जाए इंसान, कोई भी इंसान अपने नजर में बुरा है ही नहीं। उसको लगता है सबसे वैल्यूबल इंसान इस प्लेनेट में मैं ही हूं, मेरे से ज्यादा इज्जतदार, मेरे से ज्यादा वैल्यूबल तो कोई दूसरा प्राणी भी नहीं है, मेरी वैल्यू तो नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा है। वो क्या है? कुछ नहीं। अपने नजर में तो सभी सुपीरियर है ना। तो एक बिजनेस को यदि फ्रीडम दे दे कि आपको जैसा लगता है कि आपकी गुडविल कितनी, आप उसको रिकॉर्ड कर लो। हर बिजनेसमैन बोलेगा आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मुझे लगता है मेरी बिजनेस की वैल्यू 100 करोड़ है, मुझे लगता है हमारे बिजनेस की गुडविल 1000 करोड़ है। अब वो अकाउंटिंग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अकाउंटिंग करने का मतलब है अकाउंटिंग इक्वेशन परफेक्ट होना पड़ेगा। एसेट शुड बी इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब आप गुडविल को रिकॉर्ड करोगे, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। तो एसेट्स जब भी आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, या एसेट्स बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। तो आपको लगता है आपके बिजनेस की गुडविल 100 करोड़ है, तो आप क्या करोगे? गुडविल अकाउंट डेबिट 100 करोड़। क्रेडिट क्या करोगे? पैसा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। कोई लाइबिलिटी आ रही है, कॉरेस्पॉन्डिंगली कैपिटल बढ़ रहा है। अरे इस गुडविल किसका है? मालिक का ही ना। तो एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इफ लाइबिलिटी में इंपैक्ट नहीं होगा तो कैपिटल में इंपैक्ट होगा। याद करो एनपीओ के अंदर में फंड बेस्ड अकाउंटिंग में बिल्डिंग फंड के बारे में जब पढ़ा था,
बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट होती है तो बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस का सेकंड इफेक्ट आ जाता है कैपिटल फंड में, राइट। तो बिजनेस में जब मेरा कुछ जा ही नहीं रहा, सिर्फ आ रहा है, तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर जाएगा? कैपिटल के ऊपर। एक तरफ 100 करोड़ का गुडविल आ गया आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और एक तरफ कैपिटल वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। अब आप अपना सुंदर सा चेहरा उठा के बैंक चले गए लोन लेने के लिए, और बैंक को बोला बैंक बैंक मुझे लोन चाहिए 10 करोड़ का। तो बैंक आपका चेहरा देख के तो लोन देगी नहीं, बैंक क्या देखेगी? बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट के अंदर उसको एसेट दिखाई देगा 100 करोड़ का। वो बोलेगा भाई साहब 100 करोड़ की तो एसेट ही इस आदमी के पास, लोन कितना मांगने आया? ठीक है, मतलब पैसा कहीं डूबेगा ही नहीं। इज इट क्लियर? तो मुझे लगता था मेरी गुडविल 100 करोड़ है, मैंने रिकॉर्ड कर दी, बैंक ने उसको देख के लोन पास कर दिया, चुकाने के टाइम मेरे पास पैसा नहीं है, गायब। बैंक से कोई बात नहीं, एसेट बेच देंगे, बेच लो मेरी गुडविल। पता चला मार्केट में 5 रुपए की भी नहीं थी। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल यदि इंसान रिकॉर्ड करने लगे तो सब बर्बाद। हर इंसान बैलेंस शीट को ऐसा बना देगा कि पूछो ही मत, और सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खत्म हो जाएगी। इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एंटरटेन भी नहीं करती है, प्लस आपका यदि बैलेंस शीट में सेल्फ जनरेटेड है तो उसको काउंट भी नहीं करती। पहला बात है रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। अब रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकते? लॉजिक बिहाइंड द बताया। एंड इसीलिए जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ते हो, हम जितना भी चीज का अकाउंटिंग पढ़ते हैं कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। जैसे आप लाइफ में कुछ भी करते हो, ऐसे बोलते हैं ना, सब चीज का सार भगवत गीता, बाइबल, कुरान, उन सब में लिखा हुआ है। सिमिलरली जब आप अकाउंट्स में कुछ भी अकाउंटिंग करते हो तो अकाउंट्स के रूल्स है, राइट। एंड जहां समथिंग एम्बिग्विटी है उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा गया है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना। इज इट क्लियर? तो जब आप गुडविल पढ़ते हो, गुडविल के बारे में सीखते हो, तो इसका कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? AS 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। क्या इस AS 26 का नाम गुडविल है? नहीं, वहां आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाया गया है। AS का नाम 26 गुडविल नहीं है। AS 26 का नाम है इंटेंजिबल एसेट, यानी वहां पे हमें सारी इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंटिंग सिखाया गया है। क्लियर है? समझ में आया यहां तक? तो बेसिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब हम सीखते हैं तो हम कहीं ना कहीं AS 26 में जो बातें बताई गई है उससे रिलेटेड ही सीख रहे हैं। बट अभी फाउंडेशन लेवल में हम AS 26 टच नहीं करेंगे, हम प्योरली फोकस रहेंगे गुडविल रिलेटेड टू पार्टनरशिप में कैसे कैसे करना है, ठीक है। इंटर लेवल में आप अच्छे से तरीके से AS 26 को पढ़ोगे। तो गुडविल इज एन एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। इन शॉर्ट इट इज अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, राइट। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इसके अकाउंटिंग के बारे में मेरे को AS 26 में बताया गया है। इज इट क्लियर? दो तरह का गुडविल होता है, एक परचेज्ड गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड। अकाउंटिंग हम किसका करते हैं? सेल्फ का नहीं करते। लॉजिक समझ में आया? कर लेंगे तो बर्बाद है, अपन नहीं, बैंक्स। जो हमें लोन देगा हमारी बैलेंस शीट को देख के वो बर्बाद है। क्योंकि मैं तो रात को सपना आया, भगवान श्री कृष्ण बोले तू बहुत अच्छा आदमी है, सवेरे जाते ही टैली खोली और उसमें गुडविल की एंट्री मार दी कि मेरी रेपुटेशन बढ़ चुकी है। बर्बाद, बैंक मतलब खत्म। आई बात समझ में? तो दो तरह का गुडविल है। हमें परचेज गुडविल का हम अकाउंटिंग करते हैं, नॉर्मल अकाउंटिंग करते हैं। अब सोचो फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को खरीदा, अज्यूमिंग 100 रुपए की व्हाट्सएप थी, 10,000 रुपए में फेसबुक ने उसको खरीदा, 9,900 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया। क्यों पे किया? गुडविल, गुडविल के लिए पे किया। अब जिस दिन एक्वायर कर लिया उसके नेक्स्ट डे से व्हाट्सएप का गुडविल बढ़ेगा या कम होगा? तो उसका फेसबुक का गुडविल तो मैटर करता है। अब फेसबुक का गुडविल बढ़ेगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे किया है वो तो धीरे धीरे कम होगा ना। अब जो भी गुडविल बनेगा वो तो फेसबुक कंपनी के बुक्स में जाएगा, वो तो सेल्फ जनरेटेड होगा, वो तो फेसबुक का हो गया ना व्हाट्सएप। तो अब जो गुडविल है वो नई कंपनी का है, यानी पुरानी कंपनी का जो हमने एक्स्ट्रा पे करके खरीदा है
वो तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे हम फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ती है या गिरती है? क्यों गिरती है? डेप्रिशिएट होती है। सिमिलरली इनटेंजिबल एसेट एक बार आपने खरीद लिया, उसकी वैल्यू बढ़ेगी थोड़ी, वो तो कम होगी। जो बढ़ेगी वो आपकी खुद की गुडविल है। तो जो परचेज्ड गुडविल है वो विद द टाइम क्या होता है, कम होता जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। यानी एक समय के बाद ये परचेज गुडविल हमारे बुक से जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा था ही नहीं। अब जो गुडविल जनरेट हो रहा है वो हमारा है। इज इट क्लियर? तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज नोन एज अमोर्टाइजेशन। इज इट क्लियर? तो गुडविल इन शॉर्ट में ऐसा बोलूं, बिजनेस में दिख तो रहा है लेकिन बस ये नाम का ही एसेट है, क्योंकि धीरे धीरे तो ये कम हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो परचेज गुडविल का अकाउंटिंग में ज्यादा पंगा है नहीं, वो बुक्स में रिकॉर्डेड रहता है, बैलेंस शीट में दिखाई देगा। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में सीखना है। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में कब कब आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है? Every time when a new agreement is created, you have to do accounting treatment of goodwill. Every time when a new agreement is made, you have to do accounting for goodwill. करना ही पड़ेगा by default, कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं। ये तो करना ही पड़ेगा, बाकी चीज आप करो चाहे नहीं करो। ठीक है, तो पहले लिखना सर्कमस्टेंसेस, क्या चीज, कोई काम का नहीं है वो सब, ऐसे ज्ञान की बात है, कुछ नहीं होता वो सब, कोई थ्योरेटिकल है उसको भूल जाओ। अरे एक धीरे धीरे बढ़ता है, वो उसी को सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स के नाम से डिनोट कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं, वो ऐसे थ्योरेटिकल रहता है, कोई काम का नहीं है। एकेडमिक्स अब आपको आगे दिखेगा भी नहीं वो सब, एंड टर्म्स यूज भी नहीं करते हम कहीं पे, वो बस वो वहीं उसी में लिखा हुआ है। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशंस when adjustment for goodwill is required, चाहिएगा ही चाहिएगा। हाँ, बैलेंस शीट के अंदर परचेज गुडविल होता है, सेल्फ जनरेटेड, क्योंकि जो चीज आपने अकाउंटिंग नहीं करी वो इंफॉर्मेशन में होगा, और जिसकी अकाउंटिंग कर रखी है वो बुक्स के अंदर होगा। हाँ ठीक है, तो जब जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा पार्टनरशिप बिजनेस में, तब तब आपको गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा तो नया एग्रीमेंट बनेगा, फिर से आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, and the last when business is dissolved or sold, जब तुम बिजनेस को बंद कर रहे हो, बिजनेस को किसी और को बेच रहे हो,
तभी भी गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये पूरे चैप्टर के अंदर में हम ओवरऑल गुडविल का किस सिचुएशन में कैसे ट्रीटमेंट करना है वो सीख लेंगे, सो दैट कमिंग चैप्टर्स में हमें इसको सीखना ही नहीं पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वही ट्रीटमेंट हमारा जब तक पार्टनरशिप खत्म नहीं होगा चलता रहेगा। इज इट क्लियर? अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए गुडविल को कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा। आप ट्रीटमेंट करोगे किसका? जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आ रहा है उसका करोगे क्या? भाई उसका तो वैल्यू आपको पता ही है। प्रॉब्लम किसमें है? ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती कितनी है यही तो नहीं पता, राइट? इसको कैलकुलेट करना ही तो मेन मकसद है। एक बार यदि हमने सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट करना सीख लिया उसके बाद हम एडजस्टमेंट भी सीख जाएंगे, राइट? तो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? methods to calculate self generated गुडविल। तो आप में से कुछ लोगों को तो बहुत इजीली आता होगा ये सब। क्या क्या मेथड्स है अपने पास? एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट बाय एन्युटी। ये आपके लिए नया टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा है ना? प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो पीवी फैक्टर यूज करके, तो वही चीज यहाँ पे काम आएगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, हिडन गुडविल। इतना तरीका है गुडविल कैलकुलेट करने का। These are the methods to calculate goodwill, right? अब एक चीज बताना, गुडविल आप जो किसी को देख के डिसाइड करते हो या किसी बिजनेस को देख के आपके नजर में गुडविल बना हुआ है, वो उसके फ्यूचर को देख के बना, उसके प्रेजेंट को देख के बना है या उसके पास्ट को देख के? पास्ट को फ्यूचर देख ही नहीं सकते हम, काश देख सकते, भगवान ही अपुन होते, फिर तो टेंशन ही नहीं है, फिर तो दिख ही जाता पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, क्यों इतना टाइम पढ़ते? वही 6 क्वेश्चन पढ़ते, ऑप्शंस के साथ में काम खत्म, ऑल इंडिया रैंक सेटल्ड। ठीक है? फ्यूचर देख नहीं सकते। प्रेजेंट इज नो मोर ए पैरामीटर बिकॉज ये तो चल रहा है, तो अभी डिफाइन नहीं हो सकता है। जब प्रेजेंट खत्म हो जाएगा तभी तो डिफाइन कर सकते हैं कि अच्छा था या बुरा था, राइट? तो बेसिकली while calculating goodwill we see the past of a business। गुडविल कैलकुलेट करने के टाइम हम किसी बिजनेस का ना तो प्रेजेंट देखते हैं ना ही फ्यूचर देखते हैं, बल्कि हम क्या देखते हैं? पास्ट देखते हैं।
अब पास्ट देखने के टाइम में भी, अब पास्ट में सपोज किसी के साथ दुर्घटना हो गई, किसी के साथ दुर्घटना हो गई, क्या वो दुर्घटना से उसका गुडविल खत्म हो जाएगा क्या? मतलब हो गया, कुछ इंसिडेंट हो गया, अच्छा भला आदमी था, बढ़िया फैमिली वाला आदमी था, बट क्या हुआ, कोई अचानक से लॉस लग गया, कोई उसको घर में चोरी हो गया या फिर उसको टोपी पहना के चला गया, अब पैसा कम हो गया, इसका मतलब उसका क्या गुडविल पूरा चला गया क्या? नहीं ना। तो यानी पास्ट में भी आप बिजनेस के कौन से एक्टिविटीज को देखते हो? नॉर्मल एक्टिविटी, जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट है। यानी कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी बिजनेस के साथ हुआ है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, राइट? सिंपल सा फंडा है, कोई दोस्त है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन किसी के बहकावे में आके कभी आपके साथ गलत कर दे, तो क्या आप दोस्ती खत्म कर देते हो क्या? आप उस एक इंसिडेंट को भूल के फिर से पैचअप कर लोगे, राइट? आई बात समझ में? तो सिमिलरली तो बिजनेस के साथ होता है भाई। बिजनेस के एक खराब इंसिडेंट, सपोज आग लग गया कोई पर्टिकुलर ईयर में, उसके वजह से उस साल में बिजनेस को लॉस हो गया। हर साल बिजनेस प्रॉफिट देता है, बट उस साल आग लग गया और लॉस हो गया। अब एक बात बताओ, आपके नजर में उस बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से गुडविल खत्म हो जाएगा कि यार अब तो ये धंधा गया, इसमें प्रॉफिट होगा ही नहीं? अरे अगले साल फिर से ठीक हो जाएगा। इस साल आग लगी है, क्या आप ये भी सोचोगे क्या, अरे 3 साल तक तो अच्छा चला था, चौथे साल आग लग गई, अब मैं इसका आज गुडविल निकाल रहा हूं, यानी अब ये 3 साल और अच्छा चलेगा, फिर चौथे साल आग लग जाएगी? ऐसे करोगे क्या? नहीं ना भाई। हो गया, एक बार का आग लग गई, लग गई। यानी जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हम किसी बिजनेस का पास्ट देखते हैं, राइट? पास्ट में भी उसका नॉर्मल एक्टिविटी दिखते हैं, एबनॉर्मल एक्टिविटीज को नहीं काउंट करते। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? सो लिखना, while calculating goodwill, we consider future while calculating goodwill, we consider future maintainable profit, we consider future maintainable profit calculated on the basis of past years normal profit, on the basis of past year normal profit. ये समझ में आया? While calculating goodwill, we consider future maintainable profit. What is this future maintainable profit? फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने का चांसेस है, और ये हम क्या देखते हैं, ऑन द बेस ऑफ पास्ट ईयर नॉर्मल प्रॉफिट। इज इट क्लियर? अब ये पास्ट ईयर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है, सपोज आप नॉर्मली पिछले 4 से 5 साल का प्रॉफिट तो देखते हो, उन 4 to 5 ईयर्स में कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी हुआ है तो उसको आप इग्नोर करोगे। लेकिन जब आप वो काउंट कर रहे हो ना, आप ये भी देखते हो क्या ऐसा कोई एक्सपेंस तो नहीं है जो इस बिजनेस को खरीदने के बाद मेरा हर नेक्स्ट ईयर होगा, देन यू कंसिडर्ड एज अ एक्सपेंस ऑफ टुडे। जैसे कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर से आपको एक सैलरी पे करना ही करना पड़ेगा, तो वो भी आपके प्रॉफिट को कम करेगा ना। तो यानी जब मुझे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट देखना है तो फ्यूचर का कोई भी खर्चा जो होना ही है
आप उसको रोक ही नहीं सकते, तो उसको भी आज हम कंसिडर कर लेंगे। इज इट क्लियर? सो गुडविल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आता कैसे है? कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अभी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है? क्वेश्चन आपको प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर देगा, हमारे पास प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स होंगे, राइट? उसमें से आपको एबनॉर्मल लॉसेस एड बैक करने पड़ेंगे, एबनॉर्मल लॉसेस एड बैक करने पड़ेंगे। Now what is this abnormal losses? Loss by fire, loss by theft, ठीक है? These are the abnormal losses जो कभी कभार घट जाता है, तो उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपने उस पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट निकाला होगा तो उस लॉस को भी काउंट किया होगा। यानी आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो सही नहीं है, आपको वो लॉस ध्यान में नहीं रखना चाहिए था, तो हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए उस लॉस को वापस एड बैक कर रहे हैं, सो दैट हमें उस ट्रांजेक्शन का इग्नोरेंस मिल जाए। इज इट क्लियर? देन हो सकता है कोई एबनॉर्मल गेन आपने काउंट कर रखा है, एबनॉर्मल गेन काउंट कर रखा है, तो वो भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ना। एबनॉर्मल गेन जैसे कि प्रॉफिट फ्रॉम लॉटरी, ठीक है, इट्स एन एबनॉर्मल गेन। तो अचानक से किसी बिजनेस का लॉटरी लग गया, उस साल का प्रॉफिट बढ़ गया, तो आप क्या उसका गुडविल बढ़ा हुआ मानोगे क्या? नहीं मानोगे ना भाई, आप मानोगे नहीं, अरे आज लॉटरी लग गया, नहीं लगा तो फिर? जब आप उसका बिजनेस खरीद रहे हो तो आप क्या ये अज्यूम करोगे क्या, मैं खरीद लेती हूँ इसका बिजनेस, इसके बाद मैं, इसने तो 1 करोड़ की लॉटरी ली थी, मैं 10 करोड़ की लॉटरी लूंगी और मुझे लग जाएगा? क्या ये एजम्पशन सही है? नहीं है। इसीलिए आप उस एबनॉर्मल गेन को इग्नोर कर देते हो और हटा देते हो अपने प्रॉफिट्स में से। आई बात समझ में? माइनस नॉर्मल ऑपरेटिंग expenses not considered earlier। normal operating expenses not considered earlier, पहले आपको अपने पीएनएल में इन एक्सपेंसेस को काउंट कर लेना चाहिए था, बट आपने काउंट नहीं किया। प्लस माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। नॉर्मल ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन, नॉर्मल ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन treated wrongly earlier। normal operating transaction treated wrongly earlier। ठीक है, नॉर्मल ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन ट्रीटेड रॉन्गली अर्लियर, गलतियां कर दी थी। जब तक मुझे मेरा नॉर्मल प्रॉफिट ही अच्छे से नहीं मिलेगा, हम फ्यूचर का गुडविल निकाल ही नहीं सकते। इज इट क्लियर? माइनस एक्सपेंस टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में खर्चा मुझे करना ही है, करना ही पड़ेगा।
उसको भी हम काउंट कर लेंगे आज ही। इसी को हम बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? जैसे कि पहले एक सैलरी एक्सपेंस दिखाना था बट आपने दिखाया ही नहीं, या फिर कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड करना भूल गए थे। हाँ हाँ हाँ, वो अभी डिस्कस करते हैं। ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस which was treated wrongly, जो हमने पहले गलत दिखा दिया था। ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन which was treated wrongly, जैसे कि capital expenditure treated as revenue expense. Capital expenditure treated as revenue expense. Capital expenditure treated as revenue expense. कैपिटल खर्चा किसको बोलते हैं? परचेज ऑफ एसेट। परचेज ऑफ एसेट इज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। और रेवेन्यू खर्चा किसको बोलते हैं? डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए जो हम खर्चे करते हैं उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एवरी कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज एन एसेट फॉर द बिजनेस, whereas every revenue expenditure is shown as expense on the debit side of profit and loss account. वो मेरे प्रॉफिट में से कम हो जाता है, तभी जाके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमें मिलता है। यहां तक कहानी क्लियर है? तो आपने क्या किया, आपने कोई एसेट परचेज किया, ठीक है। सपोज एक मशीनरी खरीदा 1 लाख रुपीस का, उस पे ओवरऑल एक्सपेंसेस हुए 10,000। तो बताओ एंट्री क्या होना चाहिए? मशीनरी परचेज किया 1 लाख, ओवरऑल एक्सपेंसेस 10,000। ओवरऑल समझ में आया क्या? अ टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन खर्चा। और जब तक आप कोई भी एसेट खरीदते हो पुट टू यूज नहीं होता, उसका सारा खर्चा उसकी कॉस्ट में ही तो ऐड करते हैं हम। जैसे कि आपने एक एक्टिवा खरीदी, लाख रुपए में एक्टिवा खरीदी, फिर उसके ऊपर एसेसरीज भी लगाई, तो जब कोई पूछेगा तुमसे ये एक्टिवा कितने का पड़ा तो तुम क्या बोलेगा? एसेसरीज का वैल्यू ऐड करके ही बोलोगे ना, एसेसरीज प्लस रजिस्ट्रेशन, यानी ऑन रोड प्राइस बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं एक्टिवा इतना का था, रजिस्ट्रेशन इतना लगा, इंश्योरेंस इतना लगा, अलग से मिरर का इतना लगा, साइड स्टैंड का इतना लगा, मड गार्ड का। ऐसे थोड़ी बोले, क्या बोलते हैं? ऑन रोड प्राइस मेरा इतना पड़ा, राइट। यानी जब तक एसेट पुट टू यूज या वर्केबल कंडीशन में नहीं आता, सारा कॉस्ट, सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, राइट। जैसे कि आप एसी खरीदते हो, 60,000 का एसी खरीदा, 2,000 रुपए इंस्टॉलेशन में लग गए, राइट, एंड 1,000 रुपीज उसको घर तक लाने में लगा, तो आपके नजर में एसी का वैल्यू कितना है? 63,000 ही रिकॉर्ड करते हो ना, राइट। उसी को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आपने एक मशीन खरीदा 1 लाख, उस पे ओवरऑल एक्सपेंसेस हुआ 10,000। एंट्री क्या होना चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख 10। बट आपने क्या किया पता है? मशीनरी अकाउंट 1 लाख, ओवरऑल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक 1 लाख 10,000। यानी जो खर्चा मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था, आपने उसको नॉर्मल एक्सपेंस मान लिया। नॉर्मल एक्सपेंस माना तो कहीं ना कहीं वो मेरे पीएनएल अकाउंट का डेबिट में गया होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा। क्या वो मेरा प्रॉफिट करेक्ट आ रहा है? इवन प्रॉफिट गलत आ रहा है।
तो यानी इसी को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गलती समझ में आया? जो 10,000 का खर्चा मशीन में ऐड होना था, आपने उसको कहां दिखा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में, यानी मेरे उस साल का प्रॉफिट 10,000 से कम आ रहा है। इज इट क्लियर? लेकिन और एक गलती हुआ इसकी वजह से, डेप्रिसिएशन भी गलत आ रहा है। डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे कैलकुलेट होना चाहिए था? 1,10,000, बट आपने तो किस पे कैलकुलेट किया होगा? 1,00,000 पे, तो यानी मेरा डेप्रिसिएशन का वैल्यू कम आ रहा है। इज इट क्लियर? अब मुझे यदि उस साल के प्रॉफिट को ठीक करना है तो क्या करना होगा? पहले 10,000 रुपए जो मैंने एक्सपेंस दिखाया था उसको वापस रिवर्स कर दूं, मतलब प्रॉफिट में काउंट कर लूं, ऐड कर दूं। फिर उस 10,000 में ऐड करते ही वो मेरा एसेट बन गया। अब उस पर डेप्रिसिएशन भी तो क्लेम करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने 1,00,000 पे तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर रखा है, लेकिन सिर्फ 10,000 वाले पे तो नहीं क्लेम किया, तो उसका डेप्रिसिएशन भी हम क्लेम करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? इसी को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये गलतियां हो सकती है हमसे बिजनेस में, तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। देन ऐसा भी हो सकता है, इसमें एग्जांपल लिख दूं क्या? परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज 1,00,000, या फिर ऐसे लिखते रुको, ओवरऑल expense on purchase of machine rupees 10,000 treated as normal expense और एक एग्जांपल दूं, machinery purchased for rupees 1,00,000 was wrongly debited to परचेज अकाउंट। आपने मशीन खरीदा तो एंट्री क्या होना चाहिए था? मशीन टू बैंक, बट आपने क्या कर दिया? परचेज टू बैंक। तो परचेज तो बिजनेस का नॉर्मल खर्चा, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन का है ना, ट्रेडिंग में, तो प्रॉफिट कम हो जाता है उससे। गलती हो गया ना, ठीक कैसे करेंगे? वापस डेबिट करना पड़ेगा एंड डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। आप परचेज को कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, परचेज कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन प्रॉफिट बढ़ते ही वो एसेट में काउंट हो गया ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम करना पड़ेगा। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां तक ये ट्रांजैक्शन समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? उल्टा भी तो हो सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर treated as capital expenditure। जिसने 12th में नहीं सीख रखा था ये सब, अच्छे से समझ लेना और सीख लेना। जिसका 12th में क्लियर नहीं था, चीजें समझ में आ रही है कि ट्रांजैक्शन का क्या होता है और क्या नहीं होता है, क्या कर दिया होगा और अब क्या करना पड़ेगा। ठीक है, बस ट्रांजैक्शन को समझ लो, कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है। लॉजिक समझ में आएगा तो क्वेश्चन देखने से अपने आप समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना, क्यों प्लस करना है क्यों माइनस करना। रटने का कोई जरूरत नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन में ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। आप लॉजिक को पकड़ो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब डे टू डे खर्चा था बट आपने उसको एसेट मान लिया।
एसेट मानते ही आपने क्या गलती किया, पहले तो खर्चा नहीं माना, खर्चा नहीं माना तो मेरे पीएनएल के डेबिट में नहीं गया, यानी जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है, तो मुझे खर्चा मानना पड़ेगा, मानूंगा तो प्रॉफिट पूरा कम हो जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन जब मैंने उसको एसेट मान लिया तो उसका डेप्रिसिएशन तो आया ही होगा पीएनएल में, क्या वो सही आया है क्या डेप्रिसिएशन, उसको हटाना पड़ेगा, तो उससे क्या करना है, प्रॉफिट को बढ़ा देगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रॉफिट ठीक हो जाएगा ना। इसी को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल दिखना, a repair of machine for rupees 20,000 debited to machinery account. A repair of machinery for rupees 20,000 debited to machinery account. क्लियर है, समझ में आया, ये दोनों ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम? और क्या गलतियां होती है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये भी तो एक गलती है। आपको अपने बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक दिखाना था 1 लाख रुपए से, पहले तो मुझे ये बताओ क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ क्या रिश्ता नाता? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप क्या रिकॉर्ड करते हो, इनकम्स रिकॉर्ड करते हो या एक्सपेंसेस? इनकम्स। यानी मैं ऐसा बोलूं, जितना ज्यादा वजन आप क्रेडिट साइड में डालोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होता जाएगा, मेरी जितनी इनकम बढ़ेगी प्रॉफिट भी तो वैसे ही बढ़ेगा। इज इट क्लियर? तो सपोज क्लोजिंग स्टॉक दिखाना था आपको 50,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाना था, बट आपने क्लोजिंग स्टॉक दिखाया 70,000 रुपए, 20,000 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, तो यानी जिस साल आपने ये गलती किया है उस साल का प्रॉफिट भी 20,000 से ज्यादा आ रहा होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमने फाइनल अकाउंट पढ़ा है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट में आता है, जितना ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक उतना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट, जितना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट उतना ज्यादा नेट प्रॉफिट। इज इट क्लियर? तो क्लोजिंग स्टॉक का तो मेरे प्रॉफिट के साथ सीधा सीधा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ ही होगा, तो ठीक करना पड़ेगा ना। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो जिस साल आपने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रखा है उस साल आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी तो करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? अब क्लोजिंग स्टॉक का नाता, रिलेशन सिर्फ उस साल नहीं है जिस ईयर आपने गलती किया, भाई जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग भी तो बन चुका होगा। ओपनिंग स्टॉक का मेरा प्रॉफिट के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स। ओपनिंग स्टॉक हम डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट लिखते हैं, एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में तो हम सारे खर्चे लिखते हैं, डेबिट साइड में, डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट वी रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, तो जितना ज्यादा एक्सपेंस साइड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कम हो रहा होगा ना मेरा, तो मेरा जितना ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है उतने से ही तो प्रॉफिट भी कम आ रहा होगा। इज इट क्लियर? सो जो गलती आपने क्लोजिंग स्टॉक में किया है वही गलती तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक में भी है, यानी इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक में जब गड़बड़ी होता है तो मेरे करंट ईयर के प्रॉफिट को तो हिलाता है, वो मेरे नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट को भी गलत लेके चला जाता है। ये समझ में आया? ये कंसेप्ट क्लियर है कि मेरा करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 20,000 से ज्यादा है तो मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट 20,000 से ज्यादा आ रहा होगा। इफ माय करंट ईयर क्लोजिंग स्टॉक इज
overvalued by rupees 20,000, that means my current year profit is overvalued by 20,000, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। यहां तक क्लियर है? पर इसका मतलब my opening stock is also overvalued by 20,000. If my next year opening stock is overvalued by 20,000, it means profit of next year is undervalued by 20,000. हम कम दिखा रहे होंगे क्योंकि मेरा ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा तो मेरा नेट प्रॉफिट भी कम आ रहा होगा। आई बात समझ में? तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से दो चीजें होती है, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। क्लियर है ये चीज? करंट ईयर इफ आपने ओवर वैल्यू कर रखा है क्लोजिंग स्टॉक का, तो जिस ईयर गलती हुआ है उस ईयर क्या करोगे? हमें प्रॉफिट को क्या करना है? कमाना है। करंट ईयर तो उसको कमाएंगे ना, क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो करंट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। यही क्लोजिंग स्टॉक तो नेक्स्ट ईयर क्या बन गया? तो अगले साल का प्रॉफिट क्या हो रहा होगा? कम आ रहा होगा। तो मुझे उसको क्या करना है? नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। समझ में आया? क्लियर है? सिमिलरली अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। क्लोजिंग स्टॉक दिखाना था 50,000, बट हम भी शाणे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स कम देना है, इसलिए हमने क्लोजिंग स्टॉक को दिखा दिया 30,000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक दिखाना कितना था? दिखा कितना रहे? 30,000। क्लोजिंग स्टॉक कम करते ही मेरा प्रॉफिट कम हो गया। राइट? आई बात समझ में? तो क्या प्रॉफिट करेक्ट आ रहा है क्या? नहीं। तो ठीक करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? ऐड कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन यदि मेरा इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कम आ रहा है तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो कम आ रहा होगा। अगले साल का ओपनिंग स्टॉक कम है यानी मेरा खर्चा कम है। खर्चा कम है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा नेक्स्ट ईयर का। तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट भी तो ठीक करना पड़ेगा। आई बात समझ में? जैसे आपने ओवर वैल्यूएशन में किया वही चीज अंडर वैल्यूएशन में करोगे, बट उल्टा हो जाएगा। अब हम करंट ईयर में क्या ठीक करेंगे? प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे। जितने से अंडर वैल्यू किया उतने से प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन सिर्फ करंट ईयर को ठीक करने से नहीं चलेगा, नेक्स्ट ईयर भी बदलना पड़ेगा। क्या बदले? नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट मेरा ज्यादा आ रहा होगा तो उसको कम करेंगे। आई बात समझ में? सो दीज आर द सर्टेन ट्रांजैक्शंस जो हमें ठीक करना होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस विच आर ट्रीटेड रॉन्गली अर्लियर, जिसको ठीक करने के बाद यू विल गेट एडजस्टेड प्रॉफिट, यानी एडजस्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्लियर है? आई बात समझ में? यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है? मैंने एक थ्योरेटिकल पार्ट लिखाया नहीं ऐसे कि गुडविल डिटरमाइन, मतलब गुडविल किन किन फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है। नाउ टेल मी फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्या लगता है एक बिजनेस का गुडविल किस किस वजह से बढ़ता होगा? क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यदि किसी बिजनेस का गुड्स का क्वालिटी बहुत अच्छा है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली उस पे कस्टमर फेथ करते हैं ना, तो उसका गुडविल बढ़ रहा है। इसका मतलब, इज इट क्लियर? आप भी तो क्या करते हो, आपके आसपास में बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, लेकिन कुछ शॉप्स और कुछ रेस्टोरेंट फिक्स है, आप वहीं जाते हो।
बाकी जगह आपने एक एक बार ट्राई किया है, लेकिन वहां पे आप बोल देते हो ये बस मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, यहाँ पे तो मैं कभी नहीं आऊंगा। क्यों? टेस्ट अच्छा नहीं है। उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, और क्वालिटी अच्छा हो सकता है, सर्विस अच्छा नहीं दिया, तुमसे अच्छा बिहेव नहीं किया, तुमको अच्छे से आके ग्रीट नहीं किया, राइट? तो बेसिकली क्वालिटी एंड सर्विस ऑफ अ प्रोडक्ट मैटर्स द गुडविल। जिस बिजनेस का प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, आफ्टर सेल सर्विस अच्छा है, उस बिजनेस का गुडविल अच्छा होगा। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। और क्या फैक्टर? लोकेशन। लोकेशन ऑफ अ बिजनेस। लोकेशन ऑफ अ बिजनेस भी बिजनेस के गुडविल को डिफाइन करता है, राइट? जैसे कि महंगी एरिया में किसी का घर है, बंगला है, डिफाइन कि आदमी रिच है, यानी इसका गुडविल है, ज्यादा है। अमीर जगह या महंगी महंगी बिल्डिंग में ऑफिस ले रखा है, ओ भाई साहब इसका धंधा तो बढ़िया चल रहा है, ऐसे तो कोई लेगा नहीं ना, लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का रेंट पे नहीं करेगा। इज इट क्लियर? सो लोकेशन ऑफ अ बिजनेस मैटर्स अ लॉट। जैसे कि सपोज आपका बिजनेस फैंसी बाजार में, आपका बिजनेस एयरपोर्ट में, कहाँ कस्टमर का फुटफॉल ज्यादा है? एयरपोर्ट। अबे गधू, इधर एयरपोर्ट के वहां नहीं, पब्लिक इधर टच करेगी, सेंटर ऑफ द सिटी। आउटर में कहाँ उतना फुटफॉल्स नहीं होगा ना, राइट? आई बात समझ में? तो बेसिकली गुडविल आपके लोकेशन पे भी मैटर करता है, लोकेशन ऑफ अ बिजनेस। जैसे कि नमकीन बनाना है आपको, राइट? क्या वो आसाम के क्लाइमेट में बनेगा और राजस्थान के क्लाइमेट? भुजिया बन जाएगा ना, वहां पे बनता है, और वहीं बनता है सिर्फ, बेस्ट क्वालिटी, राइट? तो दैट्स द लोकेशन एंड फेवरेबल कंडीशन। वेदर, चाय पत्ती, जाओ रेगिस्तान में चाय पत्ती उगेगा, उसके लिए जगह क्या फेवरेबल है? आसाम है, साउथ की कुछ जगह है, ठीक है, साउथ की कुछ जगह, बंगाल की कुछ जगह जहां पे चाय पत्ती होती है। यानी लोकेशन, वेदर कंडीशन फेवरेबल है या नहीं है, तो ये भी गुडविल को डिफाइन करती है। और क्रेडिबिलिटी, नॉट क्रेडिट, क्रेडिबिलिटी। जैसे कि कुछ बिजनेसमैन होते हैं, वो जब लोन मांगने जाते हैं ना, इजीली मिल जाता है। कुछ लोग होते हैं किसी को भी फोन करते हैं वो उनकी मदद कर देते हैं, और कुछ होते हैं नंबर देखते ही मन करता है उठाए या नहीं उठाए, आज मांग ही रहा होगा ये, है ना, और उठाने का भी मन नहीं करता, और उठा भी लिया तो 50 बहाने पहले से कैलकुलेटर में फिट है यहाँ पे, अरे यार अभी कहाँ पे, पैसा ही नहीं है, धंधा ही नहीं चल रहा है, एकदम पूरा मार्केट स्लो है, अभी अभी दे दिया था किसी को, है ही नहीं, है ना। कुछ दोस्त फोन करते हैं तुरंत, अरे भाई बोलना क्या चाहिए, और कुछ दोस्त फोन करते हैं, अरे यार अभी 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 तो खुद का हालत खराब है यार, तुम्हारे पास कैसे होता तो दे देना ना, राइट? ये दो प्रोस्पेक्ट है बेसिकली। जिस दोस्त को हम बिंदास उसको मदद कर देते थे, यानी पता है यार इसका कहीं कुछ नहीं जाना, ये अपना बैकबोन है। सिमिलरली बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी, राइट? अब समझ लो आज विजय माल्या फिर से आई इंडियन मार्केट में और बैंक से लोन मांगे, बैंक वाला है उल्टा हाथ से दिए, भाई जी माफ करो, अब ना हो पाए, एक बार दे दिया हमने आपको, हमने लगा ली अपनी, अब लगाने की और हिम्मत है नहीं, राइट? दैट्स द क्रेडिबिलिटी। लेकिन मोटा भाई चले जाए, अडानी जी आज की डेट में चले जाए, भर पेट लो, कितना चाहिए सब लेके चले जाओ, राइट? दैट्स क्रेडिबिलिटी। पता है कि इनको देने से पैसा नहीं डूबेगा। इज इट क्लियर? दैट्स द क्रेडिबिलिटी। आप जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यही तो देख के इन्वेस्ट करते हैं उस बिजनेस का क्रेडिबिलिटी कितना है। इज इट क्लियर? आई विल सो क्रेडिबिलिटी इज वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच डिफाइंस गुडविल ऑफ अ बिजनेस। और मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। जिस बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है, जैसे टाटा सन्स, टाटा की कंपनी, रतन टाटा जी, वो है, सबको भरोसा है कुछ नहीं हो सकता कंपनी को, लॉस भी हो रही होगी, गिर भी रहा होगा ना, तो ये उठा के फिर से लेके चले जाएंगे। दैट्स द मैनेजमेंट, दैट्स द एनवायरमेंट। इज इट क्लियर? तो मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट के अंदर ही चोर बैठा है, पहले भी कांड किया था, दूसरा कंपनी में था, उसको साफ कर दिया, अब लगता है इसको भी साफ कर देगा, ठीक है। कुछ कुछ लोग का आदत होता है, कुछ कुछ जगह घुसते हैं, वहां का पूरा एम्पायर को तहस नहस कर देते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। तो यदि उस टाइप के लोग हैं तो उनका गुडविल क्या होगा, मतलब ऐसे लोग यदि मैनेजमेंट में, तो खत्म।
यानी उन लोग आस्तीन के सांप है, वो जिस थाली में खाएंगे उस थाली में भी छेद कर देंगे। तो यानी वो थाली तो गड़बड़ है। छेद किए होने वाली थाली में यदि आप भी सोचोगे कि मुझे भी मेरा खाना मिल जाए, कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो यानी मैनेजमेंट इज वन ऑफ द फैक्टर विच डिफाइंस द गुडविल ऑफ अ बिजनेस। और ड्यूरेबिलिटी, इन शॉर्ट यू कैन से ड्यूरेशन, बट ड्यूरेशन बहुत बार आजकल नहीं होता, बट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। इफ बिजनेस का कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है, हर साल प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, दैट मीन्स उस बिजनेस में कुछ तो बात है, यानी उस गुडविल, बिजनेस का गुडविल बहुत अच्छा है। नेचर ऑफ बिजनेस, किस सेक्टर में आप बिजनेस कर रहे हो? क्या आप कहीं मोनोपोलिस्टिक बिजनेस टाइप का बिजनेस तो नहीं कर रहे? तो उससे भी गुडविल बहुत बढ़िया। जैसे कि सपोज IRCTC, क्या गुडविल है, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, क्योंकि सारा रेलवे बुकिंग तो उसके थ्रू ही है ना, राइट? तो दैट्स द गुडविल, यानी सेक्टर मोनोपोलिस्टिक। अब जैसे इंडिया में जितनी भी कंपनी है जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाती है आर्मी के लिए, गिनती की तो 2-3 कंपनियां हैं। जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, जो एयरक्राफ्ट वगैरह बनाती है इंडिया के लिए, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं। तो उस बिजनेस का गुडविल कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा। जो AI में डील कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट्स द फ्यूचर, तो उस बिजनेस का गुडविल कैसा होगा? बहुत हाई होगा। दैट्स द नेचर ऑफ अ बिजनेस, कि आप किस सेक्टर ऑफ बिजनेस में कर रहे हैं। इज इट? फिर तो ऑप्शन ही नहीं है, जैसे कि अब बोला ना एयरक्राफ्ट बनाने वाला ये एक ही कंपनी है इंडिया में, और कुछ कुछ छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, हाँ, ऑप्शन नहीं है। जैसे कि कोई एक ही कंपनी है कोई चीज का, तो ऑप्शन ही नहीं है, भरोसा करना ही पड़ेगा, उसी से मिलेगा फिर। उसी को तो मोनोपोलिस्टिक बिजनेस बोलते हैं। बट इसमें 1-2 कंपनियां हैं, सिर्फ एक नहीं, 1-2 कंपनी और है। बट जैसे इंडियन रेलवे, इट्स अ मोनोपोलिस्टिक बिजनेस। इंडियन रेलवे बोल भी देना कि मैं अपने आप को बेचना चाहता हूँ, दुनिया के कोई भी बिजनेसमैन हो, उसको अपने बॉडी का कोई भी पार्ट्स बेचना पड़े, दुनिया का कितना भी लोन उठाना पड़े, फिर भी वो लेके उसको खरीद लेगा, क्योंकि इंडियन रेलवे इज अ मोनोपोलिस्टिक। ऐसा थोड़ी ना है आज मेरी मन करी कि मैं भी यहाँ रेलवे पटरी बिछा के फैंसी बाजार से लेके ऐसे छतरीबाड़ी होके वहां तक मेरा रेल चलेगा। ऐसे थोड़ी ना है, अपनी मर्जी से थोड़ी चला लेंगे, नहीं पॉसिबल है ना। और रेलवे किसी के कंट्रोल में आ गया, बाप रे, पर टिकट 5 रुपए भी बढ़ा दिया ना, काम हो जाएगा। 5 रुपए तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 5 रुपए तो बहुत ज्यादा बोल दिया, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन ट्रेवल्स इन रेल। करोड़ों की जनता डेली रेलवे में ट्रेवल कर रही है, सोचो कितना रेवेन्यू उसके अंदर। तो रेलवे इज अ मोनोपोलिस्टिक बिजनेस। तो इफ सच टाइप ऑफ बिजनेस है, तो आपके बिजनेस का गुडविल ऑटोमेटिकली ज्यादा है। इज इट क्लियर? सो देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स व्हिच डिफाइंस द गुडविल। तो कभी भी आए तो आप लोग को इन्हीं फैक्टर्स को डिफाइन करना। हाँ, बोला ना, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट उसी के अंदर आ गया, मालिक भी आ गया। क्लियर है? आई बात समझ में? सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच डिफाइन गुडविल। इज इट क्लियर? जो थ्योरेटिकल था मैंने ओवरव्यू ऐसे ही डिस्कस कर लिया, और यही चीजें कभी कभार थ्योरेटिकल आ जाए तो अपने को एग्जाम में लिखना है। अब वो कैलकुलेट कैसे करें, सबसे बड़ा मैटर तो यही है। हमने ये सीख लिया कि गुडविल कैलकुलेट करना है तो मुझे चाहिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इज इट क्लियर? बट बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स भी लिखे, बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स भी लिखे। पहले इन मेथड्स पे गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं, एंड देन उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जो ऊपर छोड़ के आए, ये जो 2 सिनेरियो, इसका क्या करना है और इसका क्या करना है, इसका अकाउंटिंग करना सीखना है। और इन सारे सिनेरियो में इसका क्या करोगे और इसका क्या करोगे, दैट्स द ओवरऑल। और एक बार ये सीख लिया तो पार्टनरशिप का कोई भी चैप्टर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इट क्लियर? इवन बहुत बार तो ICAI सिर्फ स्पेसिफिक गुडविल पे क्वेश्चन दे देता है, छोटा सा स्पेसिफिक बोलेगा कैलकुलेट गुडविल, 4 मार्क का क्वेश्चन डाल दिया या 5 मार्क का क्वेश्चन डाल दिया, तब आपको वो सारे एडजस्टमेंट्स वगैरह भी डाल देते हैं ये सब। ठीक है? क्या चीज? इस बार एक क्वेश्चन आपका एडमिशन का था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आपका रिटायरमेंट का था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। हाँ, 10-10 मार्क का आया था अलग अलग। हाँ,
इन्वेंट्री का आपका 5 मार्क का क्वेश्चन आया था, ऑलमोस्ट पेपर आपका स्टडीमेट का था, ऑलमोस्ट पेपर। हाँ नहीं टच किया, नॉर्मल याद है हमने एक क्वेश्चन किया था इन्वेंट्री के ऊपर में, जहां पे एक सेल्स था और उसके नीचे और एक पॉइंट दिया हुआ रहता है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, उसमें से कुछ अप्रूवल बेसिस पे दिया हुआ है, और एबनॉर्मल सेल्स था, 24,000 का सेल आपने 12,000 में कर दिया था। सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ इन्वेंट्री का जो अपन ने किया था, इसीलिए बोलता हूँ ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू आईसीआई स्टडी मेट फर्स्ट एंड देन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, यही सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 जो इन्वेंट्री का है, यही सेम क्वेश्चन देखो आपका एग्जाम हॉल में आया था। अरे भाई कॉपी पेस्ट नहीं होता, फिगर्स चेंज कर देते हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, पूरा प्योरली मैनेजेबल पेपर था, आराम से। शेयर्स का इतना इजी क्वेश्चन डाल दिया, फॉर फ्यूचर का रीइश्यू के बारे में कुछ बोला ही नहीं, प्लस प्रो राटा अलॉटमेंट है तो उसमें वर्किंग नोट का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि आपका जो एरियर हो रहा है वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में हो रहा है, तो एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट होकर एग्जॉस्ट हो रहा था, तो कुछ करना ही नहीं था। आई बात समझ में? तो बहुत इजी सा था, ऐसा कुछ था नहीं, आराम से आता है। इसीलिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप वही करो कि स्टडी मेट को दिया करो, एंड दैट्स टू कि मैंने आपको बोला कि स्टडी मेट जब आप करते हैं तो ट्रू और फॉल्स एंड एवरीथिंग अच्छे से, क्योंकि ट्रू और फॉल्स भी कुछ भी बाहर से नहीं आया। थ्योरी का एक शीट बनाया हुआ था मेरा, उसमें से थ्योरी कॉमन आता है, कुछ नहीं आता है, वही घिसी पिटी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। क्या इजी सा थ्योरी पूछा, एक तो हमने इन्वेंट्री में ही पढ़ रखा है, पीरियोडिक इन्वेंट्री वर्सेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, मैंने बोला था आईसीआई का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश पूछता है तब, एक वो आ गया। एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस, जो क्लास 11 में पढ़ते हो, ऐसा कुछ नहीं आता। यू डोंट हैव टू थिंक व्हेनेवर यू गो फॉर अ कंपटीशन एग्जाम, पहले तो ये सोच बदलो कि पेपर इजी और टफ होता है, नहीं, आप जैसा सोच के बैठोगे वैसा होना स्टार्ट हो जाएगा आपके साथ में। तो ये सोचना ही नहीं है हमें कि पेपर इजी होता है या टफ होता है, हमें बस ये देखना कि मैं आज पढ़ के आया हूँ, एग्जाम हॉल में बैठ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ूंगा, दिमाग मूव होगा और करना स्टार्ट कर दूंगा। सोचना ही नहीं है इस बार टफ आएगा या इजी आएगा, भाई पिछला बार तो इजी आया था, इस बार फाड़ देगा। कितना ही अभी मैं यहाँ बोल दूं, लेकिन तुम में से 1-2 अपवाद होंगे जो उंगली करेंगे ही करेंगे और दूसरों के ब्रेन की भी ऐसी तैसी कर देंगे। भाई पिछला बार हम बोल रहे थे लॉ में तो लग गया था, हो ही नहीं पाया था, हम लोग का क्या होगा। मत सोचो, इफ यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग यू डाउट योरसेल्फ। करना ही नहीं है कंपेयर, भाड़ में जाए। कोई नहीं हुआ तो उसके अंदर कैलिबर नहीं था, खुद को क्यों जज कर रहे हो। कोई नहीं लिख पाया तो उसको लिखना नहीं आता होगा, अपने आप को क्यों जज कर रहे हो कि मैं भी नहीं सकूंगा। अरे वो गधे होंगे, तुम थोड़ी ना गधे हो। मैं तो हर पेपर को देखता हूँ, मेरे को पेपर तो ठीक ही लगता है। जब मैं अपने टाइम देता था तब भी मैं अपने आप को ही डांटता था, मैं ही तो नहीं पढ़ के गया, मैंने क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं किया। लाने वाला तो उन पेपर्स में भी 80-90s ला रहा था ना, पढ़ने वाला तो पढ़ा और लेके आया। तो हम कंपेयर ही किससे कर रहे हैं, जो पास नहीं हो रहा है हम उससे कंपेयर कर रहे हैं। हाँ हाँ टफ आया था, सभी बोल रहे थे अरे टफ आया था, तो जो बंदा 80-90 लेके आ रहा है उसके कैसे आया। या तो सुपर पावर के साथ पैदा हुआ है, उसके 3 या 4 हाथ होंगे, 2-3 तो कान होंगे ही होंगे उसके, और तीसरा आंख तो यहाँ होगा ही होगा, तो भी तो है तो नॉर्मल इंसान ही ना। वो वही कंटेंट पढ़ के गया जो आपके पास है, बट उसने आपके से फालतू बातें सोची ही नहीं कि टफ आता है या इजी है, भाड़ में जाए टफ इजी। मैं पेपर देने आया हूं, मैंने एग्जाम फॉर्म भरा, मेरा काम है पेपर देना, रेस्ट देखा जाएगा क्या होना है। सोचना ही नहीं है टफ करेगा आईसीआई, इजी करेगा। तुमको आईसीआई ने अपना मटेरियल दिया है, स्टडी मेट दिया है, आईसीआई बोलता है तुम मेरे स्टडी मेट को अच्छे से पढ़ के आ, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आरटीपीज एमटीपीज को अच्छे से करके आ, कोई चांस ही नहीं कि तू फेल हो, बस तू इतने अच्छे से करके तो आ। लेकिन तू इनको छोड़ के दुनिया के सारी चीजें करके आएगा, इस टीचर ने ये बोला, इसने ये दिया, इसने ये कोई, अरे क्यों किया।
जब दिमाग ये रख ही नहीं सकता था तो इतना किया क्यों? तुमको बस एग्जाम लिखना आना चाहिए, एग्जाम में प्रेजेंट करना आना चाहिए, दैट्स इट, मोर देन एनफ। तो सोचो ही मत क्या इजी आया टफ आया। जो फेल हुआ वो अपनी नियति से फेल हुआ, क्योंकि फेल के बीच में पास भी तो हो रहे ना। वॉच देम, भाई पास हुआ है, टफ हो इजी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो कम ला रहे हैं उसी में लोग हाईएस्ट भी ला रहे हैं। तो पैरामीटर क्या हुआ? कोई पैरामीटर नहीं है, हमें तो उसको देखना है जो हाईएस्ट लेके आए। जब तुम पॉजिटिव साइड्स को देखोगे तब तुम्हारे साथ पॉजिटिव होगा, लेकिन तुमको कहीं ना कहीं अंदर में खुद पे ही सेल्फ डाउट रहता है, तो यू विल ऑलवेज सर्च फॉर नेगेटिव पीपल। अरे यार वो तो हमसे होशियार था, उसका भी नहीं हुआ। अरे तुमसे होशियार था क्या मतलब? सबका अपना कैलिबर है, अपना ब्रेन है, क्यों हमेशा ब्रेन को कंपेयर करते हो, अपनी लाइफस्टाइल को कंपेयर कर रहे हो? बी द वे यू आर, ट्राई टू इंप्रूव योरसेल्फ। अपने आप को कॉम्पिटिटर मानो, तब जाके एक स्केल ऊपर करोगे। और अपने आप को कॉम्पिटिटर नहीं मान के तुम हमेशा दूसरों से कंपेयर करोगे ना, जिंदगी में कभी ग्रोथ नहीं होगा। यू विल ऑलवेज बी डिससेटिस्फाइड विथ वॉट एवर यू डू। आप धंधा भी कर रहे होंगे ना, आप रो रहे होंगे, अरे यार उसका बिजनेस में इतना कस्टमर है, यार वो तो नया घर खरीद लिया, नया गाड़ी खरीद लिया। पहले ये तो सोचो, जो उसने घर और गाड़ी खरीदा है उसके लिए कितना मेहनत किया है। क्या तुमने सच में वो मेहनत किया है क्या? या तुम उतना मेहनत कर सकते हो क्या? जब तुम वो चीज किए ही नहीं हो, व्हाई आर यू कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द अदर? यार उसका लाइफ देखो क्या बढ़िया है, घूमता रहता है मस्त, उसका तो फैन फॉलोइंग्स है, सब फोटो। देयर इज अ लॉजिक ऑफ कंपेयरिंग। तुम घर पे बैठ के नॉनसेंस की तरह फोन ही स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ टैलेंट भी नहीं, हुनर भी नहीं, अपने हुनर को पहचानते भी नहीं हो, ना ही अपने हुनर के लिए कुछ किया, बट स्टिल कंपैरिजन ऐसे बंदे के साथ कर रहे हो जिसने अपने टैलेंट को समझा है और टैलेंट पे वर्क कर रहा है, तब जाके उसको मिला ना। तो कंपैरिजन करने से पहले सोचो कि हम कर क्या रहे। बिफोर कंपेयरिंग विद अदर्स, हमेशा ये सोचो कि उसने जितना मेहनत किया क्या आपने किया था क्या, और क्या आप कर सकते हो क्या। तब तो कंपैरिजन काम का भी है। आपने कुछ किया भी नहीं, सामने वाला बंदा 15-15 घंटा पढ़ के मेहनत करके रैंक लेके आ रहा है और आप कंपेयर कर रहे हो। क्यों किया? खुद से 3 घंटा पढ़ाई होती नहीं और कंपैरिजन कर रहे हो ऐसे के साथ में। करोड़पति लोग से कंपेयर कर रहे हो, अरे भाई करोड़पति बनना पड़ता है, तो उन्होंने जो रिस्क लिया, क्या आप वो रिस्क ले सकते हो क्या? जब हम वो रिस्क ही नहीं ले सकते, व्हाई वी आर कंपेयरिंग आवर लाइफ विद देम? तो कंपैरिजन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अ हेल्दी कंपटीशन इज गुड, बट कंपैरिजन खत्म कर देगा आपको। आप इगोइस्ट, एटीट्यूड, डिमोरलाइज्ड हो जाओगे। बेटर है बी द वे यू आर। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हर कोई सीए बन सकता है, नॉट पॉसिबल। Every brain is not meant to be a CA, but every brain is meant to do something. बस आपको समझना पड़ेगा कि आपको भगवान ने किस पर्पस के लिए बनाया। अननेसेसरी कोई एक भीड़ का रेस में मत चलो। एनालाइज योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, व्हाट यू आर गुड एट, आप वो करो। कभी ना कभी आपको उस चीज में सक्सेस मिलेगा, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो। आपको दुनिया के ही ज्ञान पसंद है, मम्मी ये बोलती है, पापा ये बोलते हैं, इन्होंने ये बोला। कोई भी इंसान आपको आपसे ज्यादा जान ही नहीं सकता। यदि आपको भूख लगी है, कोई भी उस मेजर कर सकता है कि कितनी भूख लगी है। आपकी मां भी आपको बस ये समझेगी कि आपको भूख लगी है, लेकिन क्या पता आपको भूख 4 रोटी की थी और मां ने प्यार से 2 रोटी खिलाया, बोला हाँ हो गया मेरा बेटा का पेट भर गया, और एक बार के लिए आपको भी लगेगा हाँ पेट भर गया, लेकिन ऑनेस्टली हो सकता है शायद आपको 4 रोटी की भूख थी, या फिर भूख सिर्फ आधी रोटी की थी, पर मम्मी के प्यार में वो 4 रोटी खिलाती गई। एक्चुअलिटी में आपको ही पता है आप क्या हो, आपके इनर कोर में आपको ऑनेस्टी से पता है। जब तक मिरर में वो एनालाइज नहीं करोगे, लाइफ का ग्रोथ चार्ट स्टार्ट नहीं होगा। स्टॉप कंपेयरिंग कौन क्या सोचता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बूढ़ा आपको ही होना है, मरना आपको ही अपनी जिंदगी जीनी है। कोई आपके बिहाफ में नहीं जीने वाला। आपके शरीर में जब बीमारी होगी तो उसको कौन फेस करेगा? बाकी लोग सिंपैथी देते हैं, उनको उस बीमारी का पेन भी नहीं पता, क्योंकि उनके शरीर में थोड़ी ना है। कल को आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, आपको स्टिचेस आए, दर्द है, कोई पैर टूट गया, उसका दर्द आपको पता होगा या जो आपको ज्ञान दे रहा है उसको पता होगा? नहीं होगा ना, सिर्फ आपको ही पता होगा ना आपके बारे में। तो आप ही अपने आप के मिरर, बी योरसेल्फ योर ओन मिरर। एनालाइज करो, सोचो व्हाट यू आर मेंट फॉर, एंड कोई चीज कर रहे हो तो जान लगा के करो। उसमें ना आधा अधूरा नहीं होता है। ट्राई करने, ट्राई क्या होता है? फिर ट्राई करने के बाद जिंदगी में एक ही चीज बचता है, कंपैरिजन। हम सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करेंगे दूसरे के साथ, एंड बस वो चलती जाएगी लाइफ मिडिल क्लास वाली। डोंट बी लाइक दैट।
तो अभी अपने को सोचना ही नहीं पेपर कैसा आएगा कैसे, भाड़ में गया। अपना काम क्या है, पढ़ना। ज्वाइन किया, फॉर्म भरा, एग्जाम फॉर्म भरेंगे, क्या करने के लिए जाएंगे, एग्जाम देने के लिए ना। क्यों सोचूं कि पेपर सेटर ने क्या बनाया होगा, मुझे वो सोचना ही नहीं है। मुझे ये सोचना है मेरे पास जो सिलेबस है क्या मैं उसको अच्छे से करके जा रहा हूं क्या, एम आई ऑनेस्ट विथ माई ओन सिलेबस, जो मैंने किया वो मेरे को रिटर्न है क्या, मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, दैट्स इट, खत्म। पेपर देखूंगा, मैं काम करूंगा, मेरे को किसी से नहीं लेना देना कि पिछला बार तो ये आ गया था, ऐसे हो गया था, इस बार तो ऐसा पूछेगा ही। अरे कुछ तो उनको भी उनका काम करने दो। तुम्हारा काम है पढ़ के एग्जाम देना, दे दो बेस्ट वे में। बट तुमको मिरर में अपने आप को देख के ऐसा लगना चाहिए चांद तो लगाया। ऑनेस्टी से हम पढ़ा बहुत है, 12th में जो मेरा औकात था उससे ऊपर का लेवल का पढ़ा है, क्योंकि हमको 20% कैटेगरी में आना था जो पास होते हैं। तो जब खुद से ये जवाब दे सको ना कि हाँ तुमने ऑनेस्टी से किया है। तुम्हारे घर वाले बोले हाँ मेहनत तो बहुत करता था, मैंने देखा है, रात रात भर पढ़ता था। लेकिन उनको क्या पता रात रात भर पढ़ते हुए तुम फोन कितना बार यूज करता था, आधा घंटा के बाद तो रील्स देख रहा था, कुछ स्क्रॉल कर रहा था। दे डोंट नो दैट। उनको तो ये लगता नहीं नहीं इस बार बेटा बहुत मेहनत किया, बेटी बहुत मेहनत की, हम देखा है रात रात भर पढ़ता था, सवेरे उठ के ट्यूशन चला जाता था। अरे उससे क्या फर्क पड़ेगा, 6 घंटे ट्यूशन बैठ के आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा उससे मैटर करता है। उनके नजरिए में तो आप जा रहे हो, लेकिन आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो उसको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा चेंज करो एटीट्यूड। एक बार एटीट्यूड चेंज हो जाएगा ना, आप लाइफ में जो करोगे मजा आएगा, एंड मजा आना चाहिए। ट्रस्ट में, यदि आप जो काम कर रहे हो, जो चीज पढ़ रहे हो उसमें मजा नहीं आ रहा, आप ग्रो भी नहीं कर पाओगे। कभी अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना, वॉट एवर दे डू दे एंजॉय दैट वर्क। दुकान जाते हैं ना एक एनर्जी के साथ जाते हैं, तब कस्टमर आता है। कोई भी बिजनेसमैन को देखना, रोते हुए जो दुकान जाता है ना, कस्टमर भी नहीं आते, धंधा फिर वैसा ही चलता है। इट हैज टू बी पॉजिटिव वाइब्स। तो जब आप बुक लेके बैठ रहे हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स होना चाहिए। आज मेरे को अच्छा सीखना है, अच्छा पढ़ना है, ग्रो करना है अपने आप, तो धीरे धीरे पढ़ाई भी आपको क्या करेगा, नॉलेज देता जाएगा। लेकिन आप मन मार के पढ़ रहे हो, फिर से ये टॉपिक, ये चैप्टर होता ही नहीं है, वो होना भी बंद हो जाएगा। तो दीज आर द सर्टेन थिंग्स जो आपको सोचना चाहिए, एंड विद द टाइम तो सीखोगे ही, और पहले सीख जाओगे तो और ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को मेथड सीखना है, एक आधा मेथड डिस्कस कर लेते हैं, कम से कम एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज के बारे में तो सीख ही लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल। क्या नाम है, कोई ऑनलाइन नहीं था ना, एक बार ज्वाइन कर लो ना, कोई किसके पास एक्सेस है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase. नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितना साल के लिए गुडविल निकालना है। पहला बात है ये हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको कभी कैलकुलेट ही नहीं करना कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता क्या है। इफ नहीं दिया हुआ देन बाय डिफॉल्ट 1, बाय डिफॉल्ट अपन उसको 1 मान लेगा। ठीक है, अब बेसिकली ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये होता है कि जो आप गुडविल एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो वो कितने साल में आप बिजनेस में रिकवर कर लो, या वो कितने साल तक बेनिफिट देने वाला है, दैट इज द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है। क्योंकि आप किसी भी चीज के लिए एक्स्ट्रा पे करते हो तो उसको वापस कमाना भी तो है बिजनेस में, कि तुम कितने साल में वो पैसा कमा लोगे, या फिर कितने साल तक बिना मेहनत किए उसका गुडविल मेरे काम आ सकता है, दैट इज द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बेसिकली एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे बिजनेस की, या जिस बिजनेस को हम खरीदने वाले हैं उसकी, जिसको हम खरीदने वाले हैं उसकी, यानी उसका एक लमसम एवरेज प्रॉफिट होता है कि 12 महीना काम करके इतना प्रॉफिट तो कम से कम होगा। व्हाई वी डू एवरेज, व्हाई वी डोंट कंसीडर द प्रीवियस ईयर,
एवरेज कंसिस्टेंट रहता है। क्योंकि सोचो, सपोज किसी दोस्त का 11 में परसेंटेज बाय फ्लूक 90% आ गया, 10th में 60% था। अब तुम क्या एज्यूम करोगे कि 11 में 90 है तो 12th में तो 90 है, उससे ज्यादा ही आएगा। लेकिन उससे पहले उसका 60 था, फिर उससे पहले 80 था, फिर उसका 50 था, इस तरीके से था। क्या ये पिछले साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज करना करेक्ट हुआ? क्योंकि उसका और पीछे जाके रिकॉर्ड चेक करे तो पता चलता है ये एक साल अच्छा करता है, फिर नेक्स्ट ईयर कुछ गोबर कर देता है, फिर अच्छा करता है, फिर गोबर कर लेता है, यानी उसकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे चलती है। सिमिलरली जब आप बिजनेस का सिर्फ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट देखोगे, हो सकता है पिछला साल सीजन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटर सबका धंधा अच्छा चला, तो हमारा भी अच्छा चला, तो जिस बिजनेस को हम खरीद रहे हैं उसका भी अच्छा चला। तो सिर्फ पिछले साल के प्रॉफिट पे यदि आपने ले लिया, एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो आपकी तो लग जाएगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस ऐसे नहीं चलता है ना। यू हैव टू ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड्स को चेक करना पड़ेगा, एंड देन हम उसका क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। ऑन एन एवरेज, अब कभी ज्यादा है कभी कम है, ऑन एन एवरेज 12 मंथ में इतना प्रॉफिट तो होगा। अब ये जो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट है, ये एवरेज प्रॉफिट कितने साल तक मुझे मिलता रहेगा, दैट इज द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। उतना एक्स्ट्रा हम पे करने को रेडी है, बिना हमारी मेहनत के। सामने वाले बिजनेस की जो ऑलरेडी गुडविल चल रही है, इतने सालों तक नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब इतने नंबर ऑफ ईयर्स तक ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये हमें मिलता रहेगा, दैट इज द गुडविल ऑफ अ बिजनेस। इज इट क्लियर? अब एवरेज प्रॉफिट, कौन सा एवरेज प्रॉफिट? जो प्रॉफिट एज पर पीएनएल है, या आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स, नॉर्मल आइटम्स एंड एवरीथिंग। आफ्टर एडजस्टमेंट एवरेज प्रॉफिट कौन सा लेंगे? आफ्टर एडजस्टमेंट। इफ कोई एबनॉर्मल लॉसेस काउंट किए थे उसको एड बैक, एबनॉर्मल इनकम्स को माइनस, कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को गलत अकाउंटिंग कर लिया था तो उसको ठीक करना पड़ेगा। कोई ऐसा खर्चा जो मुझे दिखाना था बट हमने दिखाया नहीं, उसको ट्रीट करेंगे। कोई ऐसा एक्सपेंस जो फ्यूचर में होना ही है, उसको भी ट्रीट करेंगे। तब जाके जो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट का मुझे क्या करना है, एवरेज करना है, एंड देन मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वी विल हैव द वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर है? आई बात समझ में? तो दिस इज माई एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक होता है weighted average profit method. Weighted average profit method. Weighted average profit into number of years purchase. Weighted average profit into number of years purchase. Weighted average profit into number of years purchase. Weighted average profit into number of years purchase, right? अब इसमें क्या होता है, इसमें हम हमारे प्रॉफिट्स को वेट्स देते हैं, मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है? जैसे कि बचपन में तुम बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, स्वीट से थे, जोली लोली थे, मतलब जो बात बोली जाती थी मान लेते थे। जैसे जैसे बड़े हो रहे हो वैसे वैसे तुम्हारा असली चेहरा सामने आ रहा है, अब तो सुनते ही नहीं, राइट? तो इंपॉर्टेंस जब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स का गुडविल किया जाएगा, इंपॉर्टेंस बचपन के सालों को दिया जाएगा, या जो अभी आप कर रहे हो उन ईयर्स को दिया जाएगा। रिसेंट जो एक्टिविटी होती है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए और पुराने सालों को कम इंपॉर्टेंस देना चाहिए ना। दिस इज माय वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसीलिए वेट्स जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में डिसाइड होता है, नॉट डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि सपोज हमारे पास ईयर्स होंगे,
5 साल है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब नॉर्मल एब्नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? फिर आप उसको देते हो वेट। अब वेट्स दिया जाएगा, बताओ जो 5th ईयर है दैट विल बी माय रिसेंट ईयर, डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में दिया जाता है 1 2 3 4 5। ये वेट आ गया। सपोज ये मेरा कॉलम ए, ये मेरा कॉलम बी। अब मुझे चाहिए वेटेड प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी। तो मेरा वेटेड प्रॉफिट्स आ गया। इसको करूंगा तो टोटल वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। इसका टोटल करूंगा तो टोटल वेट्स आ जाएगा। तो फिर वेटेड एवरेज कैसे आएगा? टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। समझ में आया? क्लियर है? ये कोई दिक्कत नहीं है। So these are the two methods by which we calculate the goodwill. नेक्स्ट डिस्कशन में अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे। पहले सारा मेथड्स डिस्कस कर लेंगे, कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, फिर हर एक सिनेरियो में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करना है। इफ चेंज इन पीएसआर है तो क्या करोगे, एडमिशन हुआ तो क्या करोगे, रिटायरमेंट हुआ तो क्या करोगे, डेथ हुआ तो क्या करोगे। ईच एंड एवरी सिनेरियो में हम गुडविल का एडजस्टमेंट सीखेंगे कि परचेज गुडविल का क्या करना है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का क्या करना है। वंस वी डन दैट वी आर गुड टू गो विद द अदर चैप्टर्स। ठीक है? That's all for today. Thank you.